नमस्कार। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मिस्टर संतोष, जो एक एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट है। आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे, जो एक प्राचीन विज्ञान है, लेकिन इसके बारे में आज के मॉडर्न बिजनेस में हम लोग नहीं जानते। इसके आज भी बहुत महत्व है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वास्तु सिर्फ घर या पर्सनल स्पेसेस तक सीमित है, लेकिन असल में इसका इम्पैक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट्स जैसे ऑफिसेज, शॉप्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल स्पेसेस में भी होता है। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका फिजिकल स्पेस भी इन चीज़ों को प्रभावित करता है? वास्तु के प्रिंसिपल्स जो एनर्जी फ्लो और बैलेंस ऑफ पावर पर आधारित हैं, बिजनेस के हर पहलू में काम आते हैं। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने ऑफिस या बिजनेस स्पेस में छोटे छोटे चेंजेस करके पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिस्टर संतोष से जानते हैं कि वास्तु साइंस बिजनेस में कैसे काम करता है और कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो अपने स्पेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार एंड बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो संतोष जी आपका यहाँ आने के लिए। आपने मुझे यहाँ मौका दिया, उसके लिए मैं भी आपको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। वेल, इट इज़ ऑल माय प्लेजर। हम लोग बहुत कोइंसिडेंटली मिले हार्डली 2 दिन पहले, और जब मैंने देखा और जो कनेक्शन बना, उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना तो इम्पॉसिबल था। तो इसलिए आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और ये जैसा मौका है मेरा दुबई में, काफ़ी बार मैंने पहले भी विजिट किया है, लेकिन ऐसा लोगों के उपयुक्त आप काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं लोगों को गाइड करने की इन बिजनेस में। उसके लिए मैं आपको भी काफ़ी धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे यहाँ मौका दिया गया। तो आज हम बात करेंगे वास्तु इन बिजनेस की डिटेल में, कि कैसे आप वास्तु का समझ सकते हैं और उसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। उससे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आपका बैकग्राउंड है, फिर कैसे आप वास्तु में आए। मैं पहले बेसिकली इंजीनियरिंग और मैंने मैथ्स और फिजिक्स में सिखाता था। एज मेरा टीचिंग प्रोफेशन था, पूरा साइंटिफिक वे से मैथ्स फिजिक्स सिखाता था। उसके बाद मुझे वास्तु का पहले ही काफ़ी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट था। ये था मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे वाक़े हुए, तब तक मुझे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल फेथ नहीं था या जो भी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने तब ये समझा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तब उसी ज़माने में, ये बात है 2003-4 की, उस ज़माने में कोई पंडित जी वगैरह ने मुझे बोला कि आपका घर का वास्तु चेक करो। तब मैंने जाके वो सब स्टार्ट किया। फिर मुझे उसके ऊपर इतना फेथ हुआ कि कंप्लीट एज ए इंजीनियर भी मैं कंप्लीट 9 साल पूरा वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का स्टडी किया। और फिर मैंने 2011 से मेरा आदित्य वास्तु ये स्टार्ट किया। 2011 से ओके। और अभी करीबन 13-14 साल में प्रोफेशनल वास्तु पूरे, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ का मैंने काम किया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिक्स और आम आदमी सबका मैं काम। 2003 तक आप टीचिंग में जॉब करते थे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। वहाँ पे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आपने वास्तु के बारे में खुद के लिए पढ़ा। और वहीं से आपको इंटरेस्ट जागा और आपने 9 साल वास्तु की पढ़ाई की। तो मैं ये वास्तु की जो आपने पढ़ाई की, क्या पढ़ाई होती है, कैसे आपने की, क्या उसमें सीखा, क्या हम जान सकते? क्यों नहीं, ज़रूर। अभी वास्तु जो है ये अपना 10,000-11,000 वर्ष पुराना साइंस है, जो अभी तक हमने ठीक से उसको समझा नहीं था। अभी बाहर की दुनिया में काफ़ी उसको पढ़ाई करते और बाद में हम अभी इसको समझ रहे। तो ये मेन तो ऐसे ही वास्तु की 5 एलिमेंट, जैसे एयर है, पानी है, अग्नि है, स्पेस है, धरती है, इन 5 एलिमेंट के ऊपर उपलब्ध है। पंचतत्व उसे कहते हैं। तो अभी आजकल हम मोबाइल भी चार्ज कर दे तो पहले पैसा लगता है, बाद में जितना पैसा देते उतना। ये तो हमें फ्री पे मिली है, लेकिन हम उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अभी वास्तु में ऐसा होता है कि 32 एंट्रेंस, 45 देवता और 5 एलिमेंट, इसके बाहर वास्तु कुछ नहीं है। 5 तत्व, 32 एंट्रेंस और 45 देवता, इसके बाहर वास्तु कुछ नहीं। अभी कैसा होता है कि आजकल हम देखते हैं
कि काफ़ी लोग ऐसे बताते हैं कि हमें साउथ का एंट्रेंस खराब है या वेस्ट का एंट्रेंस खराब रहता है, हमें हमेशा बिजनेस में नॉर्थ से एंट्रेंस चाहिए, ईस्ट से एंट्रेंस चाहिए। लेकिन मैंने इतना डीप स्टडीज के ऊपर किया है कि मैंने काफ़ी अभी आईटी सेक्टर में भी काम किया है, 50-50 मंजिल टावर में किया है, कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स से काफ़ी उनकी मंजिलों पे, तो उनके सभी एंट्रेंस ईस्ट या नॉर्थ से। फिर भी काफ़ी जगह उनको काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, किसी को बहुत बुरे भी आते हैं। तो मेनली मेरा उसके ऊपर मैंने ये तय किया है कि लक्ष्मी है जो है ना, अष्ट दिशा से आती है। कोई दिशा खराब है, कोई दिशा अच्छी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब दिशाओं से लक्ष्मी आती है, सिर्फ हमारी कुंडली से वो अलाइनमेंट उसका होना चाहिए, हमारी कुंडली से उसे बराबर अलाइनमेंट। आपके कहने का मतलब है कि कुछ मिथ्स हैं एंट्रेंस 101%। अभी नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस से हमेशा अच्छा रहता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। जब भी बिजनेस वास्तु आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर रहता है, हेड रहता है। वहीं से हम कंटिन्यूसली आना जाना करेंगे तो आफ्टर फ्यू इयर्स उसके सर पर कुछ लोड होगा या फाइनेंशियल बर्डन होंगे, झगड़े होंगे पार्टनर के साथ, या रिलेशनशिप उनका खराब होगा। तो ऐसे है, तो बिजनेस वास्तु में हमेशा साउथ ईस्ट एंट्रेंस सबसे अच्छा होता है। ऐसे काफ़ी कुछ मिथ्स आए हुए। तो अगर मैं एक बार उस चीज़ पे आऊँ कि एग्जैक्टली इस चीज़ को समझने के लिए, वास्तु को समझने के लिए आपने कैसे ये पढ़ाई की, क्या बुक्स पढ़ी, कैसे आपको ये प्रूफ मिले कि हाँ दिस इज रियल साइंस? अभी वास्तु के ना प्राचीन काफ़ी बुक्स है जो हमने ऋषि मुनि ने काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट पे लिखे हुए, समरंगना सूत्राधार, काफ़ी अलग अलग बुक्स है। तो वो तो बुक्स हमने पढ़ी है, लेकिन उसके साथ भी हमने ऋषिकेश, कोचीन या अलग अलग गुरुकुल में मैंने शिक्षा ली, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होता है ये वास्तु का केस स्टडी करने के बाद मुझे ज़्यादा अच्छा, ये अलग अलग। तो वास्तु साइंस मीन्स कैसा है कि ये पूर्ण साइंस नहीं है कोई भी। जैसे मैथमेटिक्स में 1+1=2 ही होता है, तो ये ऐसा पूर्ण नहीं है। तो उसमें आप हर एक की कुंडली देख के या अलग अलग प्रैक्टिकल इससे, अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये इसे आप कर सकते हैं। तो इसे पर्टिकुलर ये दायरे में हम नहीं रख सकते, बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस इसमें देखे जाते हैं। ओके, सो आपने सारी पढ़ाई की, बट अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच, इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ आपने अपने भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड ऑप्शंस लेके आए। इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल ये है मीन्स तगड़ा कि अभी वास्तु में साउथ में पानी बिल्कुल नहीं चलता। हम दुबई का वास्तु अगर देखेंगे तो बुर्ज खलीफा के बगल में जो फाउंटेन है वो साउथ में है, और वहाँ अच्छा पानी है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा आज की तारीख में मशहूर है, या लोग उसके अलग अलग देख रहे हैं। वहाँ इतना अच्छा माहौल है, सक्सेसफुल है। तो ये हर एक केस स्टडी के हिसाब से अलग अलग माहौल में देखे जाते हैं। ओके, तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने के वास्तु पे जाने से पहले एक बार फिर इस बुर्ज खलीफा की डिटेल में जानना चाहूँगा कि जब आप बोल रहे हैं कि वो साउथ में है, फाउंटेन पानी है, और पूरा उसकी दुबई की अगर नगर रचना के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो भी प्लेसेस यहीं किसी वेस्ट में पूरा समुंदर है, जहाँ वास्तु में वरुण देवता और पुष्पदंत देवता विराजमान है। अपने पुराने ज़माने में वरुण देवता सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे, मीन्स विष्णु भगवान से भी ज़्यादा हम उन्हें मानते थे पहले। तो ये जब भी हम पुराने संदर्भ लेते तो कई भी जगह ये एकदम सही साबित हो जाता कि कैसे कैसे इसका ये होना चाहिए ये तो। और दूसरी काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने नोटिस की दुबई के बिजनेस में कि यहाँ साउथ ईस्ट दिशा ये सबसे ज्वलंत प्रबल दिशा है, जहाँ से मैक्सिमम पैसा आ रहा है अभी। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नर है। ओके, और इसको बुर्ज खलीफा के कंसर्न में आप साउथ, तो हम थोड़ा ट्रायंगुलर क्या है कि बुर्ज खलीफा को कौन से भी करते हैं कि वास्तव में कोई भी हर एक दिशा ठीक से होनी चाहिए, का कट नहीं होना चाहिए। अब बुर्ज खलीफा देखेंगे तो हर एक दिशा कट है, फिर भी उसकी इंटरनल एनर्जी जो ब्रह्मस्थान है वो इतना मीन सेंटर इतना मजबूत है, वो वास्तु के एंगल से एक स्टडी करने सरी की चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट। सब दिशा कट होते हुए भी इतनी स्टैंड है, क्योंकि इस मिट्टी में इतनी जान है कि टोटल
तो आप कह रहे हैं कि एज पर माई ओल्ड मिथ्स ऑफ वास्तु बुर्ज खलीफा इज अगेंस्ट इट, दिशाएं कट रही हैं साउथ में। इसका रीजन भी एक है, ये जो ओल्ड वास्तुशास्त्र काफी अच्छा लिखा गया था, सब इतना उसी से हमने सीखा है, उसी से हमने प्रेरणा ली है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए काफी अच्छा ये लिखा है, लेकिन वो जो वास्तु बनाया गया था, वास्तुशास्त्र लिखा गया था, वो तब के राजाओं के लिए लिखा गया था। और अब हम प्रजा है, तो प्रजा के लिए थोड़े इसके नियम थोड़े अलग भी हो सकते, उसी नियम को हम पकड़ के नहीं चल सकते। आप इसको थोड़ा और डिटेल कर सकते हैं कि राजा के हिसाब से वो सही हैं बट प्रजा के हिसाब से वो क्यों सही? जी, क्यों नहीं। अभी हर एक आपकी कोई भी हमारी पुरानी वास्तु की बुक में एंट्रेंस जो दिया गया है वो बीच में से दिया गया है। सबसे पूरब है, पूरब के हम 8 अलग अलग हिस्से करते हैं, और एंट्रेंस देते हैं कि 4th and 5th या 3rd and 4th में, ऐसे हर एक दिशा में। नॉर्थ में भी वैसे ही करते हैं, 3rd and 4th। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल की अपार्टमेंट्स में पूरी मीन्स यही नहीं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह अपार्टमेंट से कोई भी फ्लैट में आपको बीच में से एंट्रेंस नहीं मिलेंगी, कोई ना कोई कॉर्नर से ही होगा वो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो। तो ये अभी प्रजा वास्तुशास्त्र करना चाहिए। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी किसी को भी पूछ लो किचन कहाँ चाहिए, वो फर्स्ट आपको बोलेंगे साउथ ईस्ट में चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन चाहिए। साउथ ईस्ट या अग्नि जोन है और नॉर्थ वेस्ट से वायु जोन है। अगर आप कुछ थोड़ा एफर्ट्स करके साउथ ईस्ट में अग्नि जलाते हो और उतना ही एफर्ट्स आप नॉर्थ वेस्ट में जलाते हो, जबकि नॉर्थ वेस्ट में वायु जोन है, हवा अग्नि का दोस्त होता है, तो वहाँ फास्ट और जल्दी अग्नि प्रज्वलित होगा, बढ़ेगी भी। और ये साउथ ईस्ट मीन्स फायर मीन्स फाइनेंस रिलेटेड सब चीज़ें। तो अगर आपका किचन इंस्टेड ऑफ साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहता है तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जोर से आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है, वही काम करके हमें रिजल्ट, सपोज मैं 90% काम कर रहा हूँ तो साउथ ईस्ट में मुझे 90% ही रिजल्ट आएंगे, और हम 90% काम कर रहे 110 तक का अगर रिजल्ट चाहते तो हमको किचन नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। जो मुझे थोड़ा अब तक समझ आ रहा है कि जब हम डाइटिशियन से बात करते हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप एक ही डाइट सब पे नहीं चल सकती, वो बॉडी टाइप पे डिपेंड करती है। तो वैसे ही वास्तु के जो मिथ्स हमारे दिमाग में बने हुए हैं कि ये यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए और सब सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपकी एस्ट्रो और आपकी फिजिकल स्पेस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो सकती। 101% आपकी एस्ट्रो इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। आपकी जो जन्म कुंडली है वो जब हम काल पुरुष की कुंडली के साथ मैच करके एस्ट्रो में उसे बिठाते हैं तो उसके हिसाब से हमें एक पता चल जाता है, पूरा गाइडेंस मिल जाता है कि आपको कौन सा एंट्रेंस चाहिए, कहाँ आपकी किचन होनी चाहिए, कहाँ आपकी तिजोरी रखनी चाहिए, हर एक चीज़ का, कहाँ आपकी मेन मास्टर बेडरूम चाहिए। और वो ज़्यादा वर्क होती है आजकल। एस्ट्रो वास्तु ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस अब देखा गया और उसी में हमारा ज़्यादा स्पेशलिटी है। अब हम जन्म कुंडली पे आ ही गए हैं तो आई थिंक इट इज़ द टाइम टू डिस्कस कि हम बिजनेस स्टार्ट, जब एज अ बिजनेस ओनर हम बिजनेस स्टार्ट करें, स्पेशली जब आप इंडिया से यूएई में स्टार्ट करें या आप इंडिया में ऑलरेडी हैं और यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए एस्ट्रो के हिसाब से और जनरल के हिसाब से, अगर आप ऑफिस स्पेस, शॉप या फैक्ट्री ले रहे हैं तो? जी हाँ। अभी कुंडली एक महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है कि लग्न कुंडली में 12वां घर ये फॉरेन रिलेटेड चीज़ें दिखाता है। 9th हाउस से लंबी जर्नी, काफ़ी लंबी जर्नी या फॉरेन सेटलमेंट भी। तो जब 9th हाउस कुंडली का और 12वां हिस्सा आपस में मिलेंगे या उनके जो रूलिंग प्लैनेट है इनका परिवर्तन योग होगा या कॉम्बिनेशन में कई एक जगह होगी, तो सबसे पहले ये दर्शाता है कि आपका फॉरेन में सेटलमेंट आसानी से हो सकता है और वहाँ सक्सेस भी मिल सकता है। फिर सेकंड इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो 10-12 कॉम्बिनेशन है, फिर भी हम इम्पोर्टेंट 4-5 कॉम्बिनेशन आज स्टडी कर रहे हैं कि लग्न स्थान जो रहता है आपका मूल कुंडली का, उसका अगर रूलिंग प्लैनेट मीन्स उसका घर
अगर 6th हाउस में वो पड़ता है रूलिंग प्लैनेट जाके, और 6th हाउस में पड़ने के कारण वो 12वें घर पे देखता है, तो आपका डायरेक्टली बहुत फास्ट और बहुत इजी वैसे आपको फॉरेन में सक्सेस व्यापार में मिल जाती है, सर्विस में मिल जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते पूरा, जाना आना नहीं, पूरा फॉरेन में, तो आपका 8th हाउस का मालिक अगर लग्न में पड़ता है तो आपका फॉरेन में सेटल होना काफी आसानी से, नाम शोहरत सब हो सकता है। और आपका जाना, अभी फॉरेन में सेटलिंग है लेकिन काफी साल से हम जा नहीं रहे, हमने काफी बार ट्राई किया लेकिन हम वहाँ सेटल नहीं हो पा रहे, तो ये अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाएं होती है। तो जब आपकी 3rd हाउस की दशा आपको चालू होंगी तब आप बहुत आराम से फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, और उसमें भी कुछ हम छोटे मोटे उपाय करके और भी उस दशा को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं हाउस की, प्लैनेट्स की, तो मेरे को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसी इशारा जो हमें एनवायरनमेंट दे, हमारे आसपास के लोग दें, जो हमें इजी लैंग्वेज में समझ आ जाए कि ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और ये हमारी हाउसेस की दशा से या प्लैनेट की दशा से मैच करता है। कुछ ऐसा पॉसिबल होता है? अभी थोड़ा बेसिक नॉलेज तो काफ़ी इजी है। अगर कोई भी जन्म कुंडली कोई सॉफ्टवेयर डालता है तो इससे उसको मिल जाता है कुंडली। सबसे फर्स्ट हाउस होता है उसका लग्न, और फर्स्ट से हम गिनते 1 2 3, तो इमीडिएट हमको 3rd हाउस 4th हाउस इमीडिएट समझ में आ जाता है। फिर उसका रूलिंग प्लैनेट हमने हमारे वेबसाइट पे भी है, मेरे काफ़ी वीडियो है उसमें भी डाल दिया है, कभी भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। एकदम आसानी से कोई छोटा स्टोरी अगर मैं बोलता हूँ तो भी मैं 2 मिनट में आपको समझा सकता हूँ कि आपको रूलिंग प्लैनेट कैसे देखने या उसके ग्रह कैसे। अच्छा, जैसे अभी ग्रह है, ग्रह का सबसे मेन राजा जो होता है रवि, सूर्य देव होता है, तो उसे हमने 5 नंबर की राशि दी हुई, 5 नंबर। तो 5 नंबर की राशि मीन्स सूर्यदेव रवि हो गए। उसके बगल में कौन चाहिए? रानी। तो रानी को हमने 4 नंबर की राशि दी हुई है, चंद्रमा, उसका रूलिंग चंद्रमा करते। राजा ने एक राशि बगल की दी, रानी ने एक राशि बगल की दी अपने राजपुत्र को। तो ऐसे करके फिर ऐसे करके हम आसानी से सब राशियां और उसके ओनर देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका था। इससे रिलेटेड मुझे कुछ याद आया कि जैसे आपने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, तो मैं भी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था या कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें कुछ ऐसा बताया गया जो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि हमारी जो पुरानी एंशिएंट नॉलेज है वो कैसे बनाई गई कि लोगों को याद रहे। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंत्र भी ऐसे बनाए गए कि आप उनको इस तरह से रीड करो कि वो गाना या कुछ रिदम बनाए। इसीलिए इतने बड़े बड़े श्लोक, इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी बुक्स हैं वो सबको याद रही और श्लोक उस तरह से पढ़ पाए। एकदम राइट है। हमारे जो गुरुकुल में हम जब सीखने जाते थे तो कनक धारा सूत्र, एकदम हमारे गुरुजी ऐसे सिखाते थे बच्चों को, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 डेज में इतना अच्छी तरह से आ जाता है। और आज हम वो शिक्षा लेते हैं तो हमें करीबन 6 महीना लग जाता है। आपने एकदम सही कर रहा है। तो अभी हमने बिजनेस स्टार्ट की बात की कि हम क्या ध्यान रख सकते हैं। एक्सपेंशन जब वो इंडिया से यूएई करना चाहते हैं तो आपको अपने कौन से हाउसेस का ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने स्टार्ट कर दिया, बट हमने देखा है जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक इंसान जिसने, एक बिजनेस ओनर जिसने ये बिजनेस खड़ा किया, इतना पैसा कमाया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हिल जाता है फिर, और बहुत सारे इश्यूज एक के बाद एक आने लगते हैं और फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और वो कई बार कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर किसी केस में वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो इनके रीजंस भी वास्तव में हैं, कुछ गलत डिसीजंस हैं शुरू से ही, या बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती? नहीं, शुरू से अगर वो फर्स्ट तो ये है कि शुरू से डिसीजन खराब नहीं होते, मीन्स बीच में हमेशा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कुछ रोग का या ओवर कॉन्फिडेंट या बोलो वास्तु की चीज़ें कुछ यहाँ वहाँ होने से ये भी चीज़ होती है। लेकिन सबसे पहले आपने जो सही फरमाया कि अगर वो होशियारी नहीं देता था वो आदमी तो इतना बड़ा बन नहीं सकता था। जैसे बाबा 2000 करोड़ की पार्टा, 5000 करोड़, अगर उसके पास होशियारी नहीं रहती तो बन, इसके बावजूद भी उसका डाउनफॉल आ रहा है। तो कंप्लीट आपका वास्तु पे लिए देखना चाहिए, वास्तु दोष से देखना चाहिए।
फिर दूसरी बात क्या होती है कि हमने काफ़ी मीन्स इस साइंस को थोड़ा अलग वे से ले लिया है। आजकल घर घर में देखते कि हमारी तिजोरी साउथ वेस्ट में चाहिए, एक कॉमन चीज़ है। और हम जो आजकल स्टडी करना चाहिए, हर एक लोगों को एस्ट्रो वास्तु स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लक्ष्मी सभी दिशाओं से आती है, सभी दिशा अच्छी है। एस्ट्रो वास्तु से उस कॉम्बिनेशन में अगर आपकी तिजोरी की दिशा साउथ वेस्ट में नहीं चाहिए, आपकी नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, साउथ ईस्ट में चाहिए, जो आपको ठीक से सहाय करते, तो वो अगर आप देखते हैं तो आपको उसका सही रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, वास्तु के कुछ अलग अलग डिसीजन लेने में, वास्तु में कहाँ गलत जगह बोझा डालने में, राहु ये ग्रह, जब मैं पर्टिकुलरली आप यूएई का बात कर रहे हो तो मैं यूएई को ज़्यादा से ज़्यादा रूल कर रहा है राहु, जो साउथ वेस्ट में, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव साउथ में। ये आदमी को जरा गलत इम्प्रेशन दे देता है, दिखावे वाली दुनिया पे ले जाता है। फिर जो बढ़ते हुए खर्चे, अपना स्टाफ या ब्याज का बर्डन, ये उसके ऊपर काफ़ी हावी होता चलता है, लेकिन वो दिखावे की दुनिया में जीता है। तो उसको अगर हम ठीक से रेमिडियल साइंस करते हैं वास्तु में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेसमैन को, बढ़ते हुए बिजनेसमैन को भी दिक्कत आनी चाहिए। तो ये हर एक आदमी के बिजनेस के हिसाब से भी, कौन सा बिजनेस कर रहा है, जैसे वो कोई वकील है, एडवोकेट है, तो उसको कहाँ बैठना चाहिए, उसकी दिशा अलग है। कोई डॉक्टर है तो उसको कहाँ बैठना चाहिए। इसे हर एक प्रोफेशन वाइज भी अलग है, फिर उनके कुंडली के वाइज भी अलग है कि उसे कहाँ देखना चाहिए, किस देखना चाहिए। एक जनरल वास्तु के जो नियम होते हैं उसके बारे में तो मेरे काफ़ी वीडियोस है कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर को कैसे बैठना चाहिए, वकील के लिए, चार्टर्ड अकाउंट के लिए, इंडस्ट्रियल्स के लिए। इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है तो उसके एंट्रेंस आपको अलग चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अलग चाहिए, सेल्स के लोग अलग जगह बैठने चाहिए। आपकी ऑयल इंडस्ट्री है तो उसके लिए अलग अलग। क्या हम इसको थोड़ा सा इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं उस बंदे की जिसका डाउनफॉल हुआ, और आप उसको बोल रहे हैं कि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, कि वो एक्टर है या वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में या डॉक्टर है, तो क्या ये बिहेवियरल साइंस से भी थोड़ा सा रिलेटेड है कि उस बंदे के जो हाव भाव होंगे उसके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, उस चीज़ से उसके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है? तो वास्तु के थ्रू आप उसको ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको अपने बिजनेस के हिसाब से नहीं करनी है। 101%। हम वास्तु स्पेशली कुंडली, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, इसका कंबाइन करके हम बता सकते कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कहाँ का ऐसे भी ज़रूरत देती है वास्तु में और उसके कुंडली में। वो सीधा साधा इंसान है और वहाँ दिखावा ज़रूरी है, उल्टा भी होता है। वहाँ अगर वहाँ नहीं करेंगे वो दिखावा तो उसको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। ये सब उसका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये तो पूरा हमें गाइडेंस मिल जाता है हमें वास्तु। तो मतलब उसकी एस्ट्रो के हिसाब से वो इंसान क्या है और वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको मैच मेकिंग करेंगे, उसको वो बिहेवियर सिखाएंगे, उसको उस हिसाब से बताएंगे कि ये आपको पहले मैच करना पड़ेगा। दूसरी बात कैसी है कि जो पराशर जी जिन्होंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी बुक्स लिखे हुए, काफ़ी साइंस डेवलप किया है, वहाँ अष्टक वर्ग करके एक टोटल एक साइंस है, उसमें उस कुंडली में जो मार्ग दिए हुए थे उसके हिसाब से भी हम वास्तु में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस दिशा में इसके इतने मार्ग से आप साउथ वेस्ट में बैठ के कोई डिसीजन ले हो या ईस्ट में बैठ के डिसीजन ले हो, या आपका बैठने का केबिन कहाँ चाहिए, ये रिलेटेड टू एस्ट्रो वास्तु हम काफ़ी आसानी से उनको बता सकते हैं हर एक की कुंडली के अनुसार। मैं एक बार फिर से इस इम्पॉर्टेंट चीज़ पे दोबारा आऊँगा, लाइमलाइट वाली पे। तो अभी मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, बट आपकी क्या एडवाइस हो सकती है एज वास्तु कंसल्टेंट कि लाइमलाइट में ना पड़े, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज आप ना करें, और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? जी हाँ, लाइमलाइट में तो बिल्कुल ना करें। जो भी आपकी वस्तु मीन्स प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसी पे ज़्यादा गौर दे। आपकी जो फाइनेंशियल मीन्स बैलेंस शीट है उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। और रेमेडीज तो सिर्फ इसके लिए नहीं है, पूरी अलग अलग हिसाब से हम कहीं भी वास्तु करते हैं तो बिल्कुल तोड़ा फोड़ी है उस बिल्कुल नहीं करते। देखो अपने शरीर में ना ब्लड में अगर आयरन कम हो जाता है तो हमें काफ़ी अलग अलग प्रॉब्लम होती है।
तो वैसे ही वास्तु में मेटल कहीं भी कौन सा भी मेटल कहाँ चाहिए कितना चाहिए वो कम ज़्यादा होता है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अभी हमारी 4 मेटल की अलग अलग रेमिडीज़ है, वो यूज़ करके हम आपको वर्चुअल एंट्री मीन्स वहाँ कर सकते हैं। कोई दिशा कट है तो उसको बैलेंसिंग करवाते, और हमने ऐसे बनाई है ये कि आपको दिखने में भी लगेंगी कि ये एकदम पेंटिंग है या कोई नया आर्ट वर्क है। इसलिए इंडिया में बड़े बड़े रिसोर्ट स्पा जैसे क्लिप हुआ, मैरियट हुआ, उसमें हमारी काफ़ी यंत्र अलग अलग वैसे लगे हुए। काफ़ी फिल्म स्टार जो है उनका भी हमने काम किया है, वहीं भी हमने रेडमी यूज़ करते। यहाँ भी आज भी मैंने 2-4 लोगों पे मीन जैसे गोल्डन सैंड के जो ओनर थे उन्होंने भी हमें बुलाया, लेकिन अभी मंडे को अपन जा रहे हैं हमें विजिट, तो उन्होंने 17-18 को हम उनसे भी मिलेंगे। तो यंत्र अलग है। वास्तु के जो यंत्र हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपके स्पेस में या आपके एस्ट्रो में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि साइंस के पूरा साइंटिफिक है। देखिए जबकि मैं फिजिक्स सिखाता था पूरा, तो अभी आप में हर एक चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी रहती है। अब चीज़ें करिए, यहाँ पेन यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी वो हमको कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी से कि हमें रिजल्ट मिल सके। तो सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन हम ये यंत्र हमारे करते हैं, बाकी कोई भी ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और ये हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी नया एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। तो वहाँ जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने से पूरा रोकते हैं। और इम्पोर्टेंट वापस जैसे कुंडली से हमारे मार्क्स आपको समझ जाते हैं, जैसे हमें 10-12 मार्कशीट समझ जाती है, हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, वैसे कुंडली से हमें समझ जाता है कि आपको कौन से दिशा में जाना चाहिए। अगर आपको 5 बिजनेस करना है उसमें से कौन सा करना है, और फिर उसको वास्तु कंप्लाइंट कैसे बनाए तो जिसमें आपका सक्सेस हो। तो मतलब अगर आप जाना भी चाहते हैं अपनी एस्ट्रो के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है कि हम आप ये गाइड करेंगे कि नहीं आपके लिए नहीं है, बट यू विल मेक हिम रेडी कि ये चीज़ें करो फिर उसके बाद जाओ। एंड आई थिंक जिस वर्ल्ड में भी हमें फिर से हम लोग इन पे बिलीव करने पे आए हैं, आज के टाइम में हम अपना स्टाइलिस्ट रखते हैं, डाइटिशियन रखते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से वो सही चीज़ें बताएंगे, हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी डाइट बताएंगे। बट वास्तु कंसल्टेंट आई थिंक एक्चुअली कैसा है कि वास्तु कंसल्टेंट आजकल आप बोल रहे ऐसे, लेकिन हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी मैंने तो यहाँ दुबई में अभी देखा, हमें इतना ये मिल रहा है, मीन्स गोल्डन सैंड के लोग हमें पूछ रहे कि कैसे कब आ रहे, ये आ रहे। हर एक वास्तु बहुत गहरा साइंस है जो इंडिया ने अपने ऋषि मुनि ने बहुत देन दी हुई है, तो रखना ही चाहिए हर एक ने वास्तु कंसल्टेंट या वट एवर जो भी है। तो ये आपका पहला यंत्र, इसके बारे में पुष्पदंत इसका नाम है, और इसमें अलग अलग मेटल यूज़ किया गया है, पंचधातु। और जनरल करके हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में हम ये यूज़ करते हैं। इसका शेप, कलर, स्पेस एलिमेंट जैसा होता है उसका वैसा शेप होता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, और कोई कभी देखा है हमने बहुत बिल्डर के फ्लैट नहीं बिकते, प्लॉट नहीं बिकते, या कई काम नहीं होते, थोड़ी या निगेटिव एनर्जी उनके ऊपर काफ़ी भारी हो जाती है, नज़र लग जाती है किसी के, इसीलिए उसके लिए यंत्र काफ़ी तेज़ी से काम करता है। तो ये मेटल है सब हमारे, और ये मेटल किस लूप होल को फिल करता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी मैंने आपको जैसे बताया कि नेगेटिव एनर्जी जब किसी के ऊपर भारी हो जाती है, या फास्ट काम नहीं होते, बनते बनते काम रुक जाते हैं, या कोई प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, या कोई सेल नहीं हो रहा है, तो ये फास्ट ये सब चीज़ें हेल्प करती है सेल करने में, हर एक चीज़ में। तो नॉर्थ वेस्ट में पुष्पदंत जो देवता है जो अपनी अपेक्षा पूर्ति करता है कोई भी चीज़ की, तो उसका ये यंत्र है। इसके अंदर भी हमने अलग अलग चीज़ें यूज़ की हुई है कि जिससे भगवान की कोई चीज़ें है इसमें रखी हुई। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का है यंत्र, हमने तो नाम दिया है इसको अदिति करके। ये नॉर्थ ईस्ट का जोन जो होता है, इसमें भी वापस सेम थिंग, कुछ इतना अंदर सिल्वर यूज़ किया है, अलग अलग मेटल यूज़ किया है, उसके हिसाब से कलर यूज़ किया है। और ये आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, फिर पीस ऑफ माइंड, सबसे इम्पोर्टेंट आज की दुनिया में क्या है, पीस ऑफ माइंड और क्लैरिटी,
आपको सपोज 4 बिजनेस में से कौन से बिजनेस के थ्रू जाना है, हर चीज़ की आपको क्लैरिटी आती है। और ये हम नॉर्थ ईस्ट को, जहाँ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा पंचतत्व वाला इसमें भी है? पूरा हर एक यंत्र में है। अंदर मेटल अलग है, उसकी पूजा अलग वैसे की जाती है, हर एक चीज़ करके। ये पूरा पूजा किए हुए, सिद्ध किए हुए यंत्र होते हैं, ऐसे ही नहीं कि हमने बना के लगा दिए। इसका पूरा अलग वैसे पूजा होता है और फिर हम लगाते हैं। ये अंतरिक्ष है, ये साउथ वेस्ट में ज़्यादा करके हम प्रीफर करते हैं लगाना। इसका आप देखेंगे शेप भी अलग है। हमारा हर एक यंत्र का स्पेशलिटी है, वो एलिमेंट के हिसाब से शेप दिया है। तो ये जो डिजाइन अलग दिए गए हैं उसका भी एक रीजन है? रीजन है, हर एक का कलर का भी रीजन है। अच्छा, कलर का भी रीजन है कि ऐसे ऐसे कौन से तत्व का है, उसके हिसाब से। वापस ये थोड़ा रिलेशनशिप, कॉर्नर, हेल्थ, इसका साउथ वेस्ट में काफ़ी दिक्कत होता है, तो उसका एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से इसका भी पूजा करके हम ये लगाते हैं। मेन रिलेशनशिप कॉर्नर इसे कहा जाता है। फिर जो भी हमारे पुरखों से वेल्थ आई हुए उसे बढ़ाने में ये काफ़ी काम करता है। तो ये जो यंत्र हम अपने ऑफिस में लगा रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए तो नहीं? नहीं सर, ये सारे एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए, सबकी प्रोडक्टिविटी के लिए। अच्छा, और आपस में सब तालमेल। अभी कितने इंडिया के या बाहर के, अभी न्यू जर्सी में काफ़ी ऐसे ऑफिस है जहाँ हमारे लगे हुए। अच्छा। बड़े बड़े डॉक्टर्स, अभी मैं यहाँ लगा रहा हूँ आज एक, यहीं दुबई में बहुत बड़े डॉक्टर्स है, उनके यहाँ सब लग रहे, सब जगह लग रहे। इंडिया में तो हर एक होटल, काफ़ी वकीलों के यहाँ, बिजनेस एम्पायर, उनके घर में सभी ऐसे यंत्र रखते। ये अनिल या लक्ष्मी इसे हम कहते, दुबई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र। ओके, बिकॉज इसमें ट्रायंगुलर है, यानी ये पैसे का मीन साउथ ईस्ट का ज़्यादा करके, जैसे मैंने बार बार आज जिक्र किया है, दुबई ज़्यादा बेस साउथ ईस्ट पे, तो ये ट्रायंगुलर शेप है। यहाँ से आपका लिक्विड कैश, नाम, शोहरत, ऐसे सब इन चीज़ें ज़्यादा, या सेलिब्रिटी वाला लाइफ ये यंत्र देता है आपको। दुबई की चमक दमक का ये यंत्र है। और संभालता कैसे? संभलेगा कैसे? जो हमने लाइमलाइट की बात की वो भी संभाल लेगा? वो भी संभाल लेगा, वो बहुत को नॉर्थ ईस्ट वाला संभाल लेगा। क्लैरिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड के लिए। मेरे को ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ टाइम पहले पढ़ा मैंने कि ट्रायंगल्स का कुछ अलग महत्व है हमारे रिलीजन में भी और बाहर। मैंने जैसे हम इजिप्ट में बात करें तो आपने अभी काफ़ी बार यहाँ भी बिल्डिंग्स के शेप देखो, ज़्यादा करके ट्रायंगुलर ही, उसका भी सक्सेसफुल है। मेन तो वह क्या, साउथ ईस्ट दिशा सबसे फास्ट सक्सेस देने वाली, या उसका वो दिशा है ये, तो उसका शेप ट्रायंगुलर रहता है। और दूसरा, ये साउथ ईस्ट का जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है या उसके ऊपर जो रूल करता है वो प्लैनेट, वो शुक्र देवता है, वीनस। आज की तारीख में तो वीनस कितना इम्पोर्टेंट है, पैसा, शोहरत, ऐशोराम, ये सब वीनस ही देता है, तो उसके लिए ट्रायंगुलर शेप। तो एक चीज़ जो मैंने एंड के लिए बचा के रखी, आपको रोक के रखा उस चीज़ के लिए, वो है कि वास्तु एग्जैक्टली करता क्या है। बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट अगर हम A to Z बताएं तो वो क्या होता है? वास्तु तो काफ़ी चीज़ें करता है, लेकिन हम जो सबसे वास्तु करते हैं वो कैसे करते हैं कि आपको एक बहुत बड़े पहाड़ पे जाना है, तो आपको एक स्टेप चलना है, थोड़ा चलना है, वापस एक स्टेप आगे जाना है, थोड़ा चलना है, वापस एक स्टेप, मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप आपको अचीव करते हैं। आप इमीडिएट जाएंगे, दूसरे दिन गिरेंगे, वैसा वास्तु पे हम करते नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप आज आपको काफ़ी मीन्स इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया है, ICU में आपको दाखिल करना है, तो वहाँ सब में लेक्चर वास्तु में ये दिशा ठीक है, ये दिशा ठीक है, उसका कुछ यूज़ नहीं है। वो आपको रिजल्ट 10-15 दिन, महीना भर देंगे। हमारे ये जो यंत्र है ये आपको एकदम फास्ट रिजल्ट देंगे, इमीडिएट फास्ट रिजल्ट देंगे। जब कोई भी निगेटिव चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, इमीडिएट फास्ट आप ऊपर आ जाएंगे। कोई सीक यूनिट है आपका, इमीडिएट आप कवर हो सकते हैं। काफ़ी जगह हमने ऐसे भी किए 5-5 हज़ार करोड़ के NPA, और उनके बैंक से वो बहुत फास्ट जल्दी कवर हो गए, उनके वापस बिजनेस इस्टेब्लिश हो गए, वो वापस चल पड़े। ये सब चीज़ें हम वास्तु के हिसाब से ठीक से कर सकते हैं। तो आपने जो बात बोली कि आप पूरी पोटेंशियल एनर्जी को एक जगह फोकस करके वो रिजल्ट जल्दी ला सकते। जैसे लेंस में
हम सूरज की किरण अगर लेंस के थ्रू डालते हैं तो नीचे रखा हुआ कागज जल जाएगा, वो लेंस निकाल लेंगे वो जलेगा नहीं। तो हमारा पूरा पोटेंशियल हम ठीक से उस प्रोजेक्ट पे काम करवाते जो भी इसमें, यही आपका वास्तु साइंस है। बहुत अच्छा लगा इतना कुछ जान के, बहुत कुछ आंखें। मुझे एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा कि काफ़ी वास्तुशास्त्री है, वो उनके नॉलेज से अलग अलग कहते हैं ये दिशा खराब है, ये दिशा खराब है, यहाँ आपका ये हो गया, बर्बाद हो गए ये। एक्चुअली लोगों ने ये मन से डर निकाल देना चाहिए। कोई भी दिशा पूरी गलत है और वो दूसरी दिशा बहुत ज़्यादा सही है, ऐसा नहीं होता। हम जिस दिशा में भी है उसको हम अलाइन करेंगे हमारे कामों से, हमारे कर्मों से, और उसे हम बहुत अच्छा बनाएंगे। उसके रीज़न हमारा साइंस थोड़ा अलग कैसे है कि जैसे आपकी ये दिशा खराब है, उसे -100 मार्क दिए गए आपके इसमें, -100 मार्क दिए, हमें रिजल्ट चाहिए +10,000। तो इस -100 को जब हम -100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट 10,000 आ जाएंगे। मीन्स माइनस भी होंगी कोई चीज़ तो हम उसका वैसे चीज करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी +100 है तो उसको +100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे मेन वास्तु हम करते, ऐसा वास्तु करते। तो आप बिल्कुल मन डर से निकाल दीजिए, ऐसा है वैसा है, हर चीज़ का हम ठीक तरह से रेमेडियल कर सकते। आई थिंक जो मेरी एज के या मेरे से पहले के एज के लोग हैं उनको इस चीज़ पे क्लियर आंसर मिल गया कि आप डायरेक्शन या वास्तु पे डिपेंडेंट रह के ये ना सोचे कि कुछ गलत या सही होएगा। अभी उस मन में वो पूरे डर जाते। कोई वास्तुशास्त्री आता है, ये बेसमेंट वो पहले गिरा दो, बंद कर दो, वो उसमें ही 50-60 लाख रुपया खर्चा करवाता है, ये तोड़ दो, बुआ कर दो, ये कर। ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ठीक से कंसल्ट करो या किसी से भी जो ठीक से करता है, वो ठीक तरह से एकदम कॉन्फिडेंटली आप काम करो, हर एक चीज़ आपको अच्छी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये वाली आंखें खोलने वाली नॉलेज देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आने के लिए और इतनी सारी नॉलेज शेयर करने। मैं वापस दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि मेरे जो विचार प्रकट करने का आपने मुझे मौका दिया। या थैंक यू।